हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि एक बिगिनर एस्पिरेंट करता है अपनी प्रिपरेशन में। और अगर आपका अटेम्प्ट 2025 या 2026 में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 5 में वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये 5 गलतियां आपने नहीं करनी है। आप इसको ऐसे भी लेके चल सकते हो कि ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको बहुत मदद करेंगे एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। एक पेन पेपर रख लीजिए साथ में, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनको नोट डाउन करो। एंड आपकी सिर्फ एक काम है, वो ये है कि डेली बेसिस पे आपने अपने आप को रिमाइंड करना है कि ये गलतियां मैं नहीं करूंगा। दैट्स इट। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका अगला अटेम्प्ट कब है। ठीक है, चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। 5 मैंने वैसे तो देखो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन 5 कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो कि 90% एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, और फिर वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि यार मैं गलत जा कहाँ रहा हूँ। मतलब पढ़ भी रहा हूँ, कंसिस्टेंट भी हूँ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो क्वालिटी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। तो ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ ये बहुत मदद करने वाली है आपको। ठीक है, सबसे पहला होता है वो है कि बिना एग्ज़ाम को समझे हुए, बिना जाने कि भाई ये यूपीएससी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, हम सीधे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई ठीक है बुक लिस्ट क्या है इस एग्ज़ाम को निकालने की, वो गूगल पे सर्च करेंगे या टॉपर्स ने जो भी बोला वो उन बुक्स को बाय करके और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि पढ़ना तो स्टार्ट कर दोगे, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से मैं पढ़ूँ, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ूँ, किस सब्जेक्ट को कितना डीप में पढ़ूँ। यहाँ पे आप फंस जाओगे। अब इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक हफ्ता दे दो एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करने में। गो थ्रू करना है, सिर्फ समझना है थोड़ा बहुत कि भाई किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है। सिलेबस आपको दे रखा है, ठीक है, और वो हमारी वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है। आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है, मेंस में क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ओवरलैप हो रहे हैं। मेंस का सिलेबस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, वो थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, वहाँ से आपको बहुत अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एग्जाम की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को गो थ्रू करो। इस पे मेरा एक वीडियो आने वाला है प्रीलिम्स पे भी और मेंस पे भी, कि पीवाईक्यूज का एनालिसिस कैसे करना मेरे मेन चैनल पे। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आप थोड़ा सा खुद से गो थ्रू करिए कि भैया कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और पर सब्जेक्ट से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रस्ट में सिर्फ इस एक एक्टिविटी से आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है, और फिर क्या होगा ना, आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा। फिर आप कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहेगा और अच्छे से आप समझ भी पाओगे कि किस सब्जेक्ट को मुझे किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, ये पहली चीज़ है। तो बिना इस चीज़ को किए हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट मत करना। दूसरी जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो है बेसिक्स को अवॉइड करते हैं। देखो यार, हर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है, सब ने जो आर्ट्स सब्जेक्ट्स हैं अच्छे से नहीं पढ़ा है स्कूल टाइम में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना उनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि कह सकते हैं कि ईजी लैंग्वेज में उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुझे लगता है मैंडेटरी है। तो यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करती है एनसीईआरटीज़। अब एनसीईआरटीज़ को आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए। अगर पूरी एनसीईआरटी नहीं गो थ्रू कर रहे हो तो एटलीस्ट डिटेल नोट्स पढ़ लीजिए। बट आई थिंक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एनसीईआरटीज़ को पढ़ लीजिए, एटलीस्ट कोर सब्जेक्ट्स की पढ़ लीजिए। सारी अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटी की पढ़ लो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, कम से कम इन 3 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अच्छे से। इससे क्या होगा, थोड़ा सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको, ये सब्जेक्ट में है क्या, हमको क्या क्या पढ़ना है, इसके बेसिक्स क्या है। जब थोड़ा सा बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, अब आप जब एडवांस बुक पढ़ोगे या एडवांस जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ोगे, आप कनेक्ट कर पाओगे, समझ पाओगे चीज़ों को। अब देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी या एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम तब भी निकाल लोगे। लेकिन इसको इस तरीके से समझिए, ज़्यादातर लोगों का ना इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए आपने सीधे स्टैंडर्ड बुक खोली हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, मान लीजिए आपका मन नहीं कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप ऑब्वियसली आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर आपका चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप इंटरेस्ट नहीं बना पाओगे। अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं बना पाओगे किसी सब्जेक्ट में तो ऑब्वियसली आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। कंसिस्टेंट होने के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। तो इसलिए बेसिक्स को पढ़िए, बेसिक्स बहुत ईजी होती हैं। अब मान लीजिए 6, 7, 8 क्लास की एनसीईआरटी है, वो 6, 7, 8 क्लास के स्टूडेंट के लिए बनी होती है, और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो जब आप बेसिक्स समझ लोगे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, फिर एडवांस पे जंप करोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सिलेबस ऐसे में आप जल्दी कवर कर पाओगे। ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, तीसरी जो बहुत बड़ी मिस्टेक है वो है रूटीन यहाँ पे सेट नहीं होता। देखो यार, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ना रूटीन सेट नहीं है। आपने रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज उठे, पहले तो उठने का कोई टाइम नहीं है, जब मन किया उठ गए, उसके बाद थोड़ा टाइम मिला तो चलो भाई ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं।
दिन में मन नहीं कर रहा है, शाम को कहीं जाना हो गया और रात को चलो ये देख लेते हैं, ऐसे मत करना। रूटीन सेट करिए, और अगर आपका रूटीन सेट नहीं है, ट्रस्ट में आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे अपनी प्रिपरेशन में। और ये एग्जाम या फिर लाइफ में कोई भी गोल आपको अगर अचीव करना है तो बिना कंसिस्टेंसी के आप अचीव नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंसी के लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन में मैं सिर्फ 2 चीज़ें बोलता हूँ। पहला ये है कि अपने सोने का टाइम फिक्स कर दो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं लेट नाइट तक स्टडी करता हूँ या मैं अर्ली मॉर्निंग स्टडी करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक मोटा मोटा टाइम सेट कर सकते हो। ठीक है भाई, इतने बजे से इतने बजे तक मेरा स्लीपिंग टाइम है, इसके अराउंड मैं सो जाऊँगा। फिक्स रोबोट की तरह नहीं करना है कि मैं 12 बजे सोना है तो 12 बजे सोऊंगा। अगर मैं 12 बजे सोता हूँ, ठीक है, 12:30 1 तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर पढ़ रहा हूँ तो एक आपको स्लीपिंग टाइम फिक्स करना है। इससे क्या होगा ना कि आधा जो प्रॉब्लम है शेड्यूल का, वो आपका वहीं ऑन द स्पॉट ही फिक्स हो जाएगा। उसके बाद अब आप देखोगे कि पूरे दिन भर में 2-3 स्लॉट पिक करने हैं, पूरे 2-3 स्लॉट पिक करने हैं, कम से कम 2 to 3 आवर्स के, जहां पर आप पीसफुल स्टडी कर सकते हो, जहां पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसे में आपकी 8-10 घंटे का जो स्लॉट है कम से कम वो रेडी हो जाएगा। उस टाइम को आपने टारगेट करना है। और अगर आपका स्लॉट रेडी है, उसके बाद फिर आपने अपने टारगेट्स को सेट करना है कि भाई ठीक है, इस महीने में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा और इस सब्जेक्ट में से वीकली बेसिस पे इतना इतना पोर्शन में कवर करूंगा, और काम आपका आसान हो जाएगा। ऐसे में रूटीन सेट है, आपके टारगेट सेट हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। खुद सोच के देखिए, फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटी कवर करनी है, लक्ष्मीकांत कवर करनी है। अब मान लीजिए कि आपने कोई रूटीन सेट नहीं कर रखा, आप रैंडमली आपने पहला चैप्टर उठाया, पढ़ लिया, उसके बाद आपका ना सोने का टाइम फिक्स है ना रूटीन फिक्स है, तो अभी आज एक चैप्टर पढ़ रहे हो, कभी कल दूसरा पढ़ोगे, एक हफ्ते में बोर हो जाओगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे आओगे। ऐसे नहीं होगा, आपका सिलेबस कवर होगा। अगर आपका एक सिस्टमेटिक वे में पहले से ही रूटीन सेट है कि भाई इस महीने मुझे ये बुक कवर करनी है, इस बुक में है इतने चैप्टर्स, और उनको डिवाइड कर दूंगा मैं 4 वीक्स में, यानी कि हर हफ्ते मुझे इतने चैप्टर्स कवर करने हैं तो करने हैं, ये मैंडेटरी है, तभी जाके मेरा सिलेबस आगे कवर होगा। अगर ये मैं कवर नहीं कर पाया तो मेरी जो प्रिपरेशन है, यानी जो मेरी जर्नी है, वो लंबी हो जाएगी। हो सकता है फिर अगले साल का अटेम्प्ट शायद मैं ना निकाल पाऊँ, फिर मुझे 1 और साल इंतजार करना पड़ेगा। तो ये अपने आप को आपने रिमाइंड कराना पड़ेगा, और कोई नहीं करेगा आपके लिए, मैं पहले बता रहा हूँ, ये खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कूल के कॉलेज के एग्जाम्स नहीं हैं, ये एक ऑफिसर के एग्ज़ाम है। और ऑफिसर बनने के लिए अभी से वो ऑफिसर वाली क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, उसको लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है जो एक अगेन बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो है रॉन्ग ऑप्शनल सिलेक्शन। देखो, पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, जल्दबाजी मत करना ऑप्शनल को फाइनलाइज करने में। बहुत सारे लोग 1-1 साल एक ऑप्शनल को पिक करने के बाद फिर सोचते हैं यार ये तो गलत ऑप्शनल है। टाइम दो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना प्रॉपर टाइम दो। उस ऑप्शनल के टॉपर्स को देखो अच्छे से, 8-10 टॉपर के वीडियो देखो, उसके सिलेबस, PYQ, सैम्पल नोट्स पढ़ के देखो। आज की डेट में यूट्यूब पे सब कुछ डल रखा है, उसकी वीडियोस देखिए, सैम्पल वीडियोस में क्या क्या है, किस तरीके का सब्जेक्ट है, मेरा कितना इंटरेस्ट बैठ रहा है, करंट ओरिएंटेड कितना है, मेरे को करंट अफेयर में पढ़ने में कितना मज़ा आता है, मैं स्टैटिक टाइप पर्सन हूँ या मुझे अवेयर रहना पसंद है। आपको अपने को समझना पड़ेगा पहले ऑप्शनल को लेने से पहले कि मैं किस तरीके का पर्सन हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, देन यू गो फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल। वक्त दीजिए, क्योंकि एक ऑप्शनल आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद आपने उसका सिलेबस कवर कर लिया मान लीजिए 50%, एंड देन यू रियलाइज़ कि यार दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन फॉर मी, वो फिर आपको हार्म करेगा, है ना। तो ठंडे दिमाग से टाइम लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट होगा भाई, आप थोड़ा थोड़ा टाइम डेली बेसिस पे 2 ऑप्शनल को फाइनलाइज करने में, इन दी मीन टाइम अपने GS को कवर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी GS पे ज़्यादा फोकस कर लोगे, ऑप्शनल बाद में आपको टाइम मिल जाएगा। तो जल्दबाजी मत करना, अरे यार ये कोचिंग स्टार्ट हो रही है, इसका अगले महीने से एडमिशन है तो मैं इस ऑप्शनल को फाइनलाइज कर रहा हूँ, ऐसा मत करना। कोचिंग चलता रहता है साल भर, अगर आपको कोचिंग लेनी भी ऑप्शनल की साल भर तक अवेलेबल रहेगी, बट राइट ऑप्शनल इज़ मैंडेटरी, टेक योर टाइम। मैंने ऑप्शनल वाला वीडियो बना रखा है बहुत डिटेल में, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एंड लास्ट बहुत बड़ी मिस्टेक है, टू मच डिपेंडेंसी ऑन दी सोशल मीडिया। आज की डेट में यार व्हाट आई फील कि बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं सोशल मीडिया में, स्पेशली यूट्यूब एंड टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। बहुतों को ये लगने लगा है कि अब मैं एग्ज़ाम निकालूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की बदौलत, कि भैया यहाँ पर सब कुछ कंटेंट मिल रहा है, यहाँ पे प्लान मिल रहा है, वीडियोस हैं, नोट्स हैं, सामने वाला सब पढ़ा रहा है, बस हो गया भाई, मज़े आ गए, अब तो मज़े ही मज़े, और अब तो बस सिलेक्शन डन है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ दी बिटर ट्रूथ। जो दिखता है वो होता नहीं है, दिन रात मेहनत खुद से करनी पड़ेगी आपको। सामने वाला ठीक है, ये जो चीज़ें आपको थोड़ी सी मदद ज़रूर करेंगी, आपकी प्रिपरेशन को अनहेंस करेंगी, लेकिन प्लीज़
डोंट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी सोशल मीडिया कि हाँ भाई यहाँ से प्लान मिल गया। यार देखो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यू नो योर सेल्फ बेटर, तो आपको प्लान अपने अकॉर्डिंगली बनाना है, आपने सब्जेक्ट्स को अपने अकॉर्डिंगली टारगेट करना है, रिविजन अपने मेमोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली करना है आपने, ठीक है। सामने वाला जो आपको बताता है उससे हेल्प लो। और जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आई नेवर से कि आप 100% मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करो। जो चीज़ सही लग रही है उसको इंप्लीमेंट करो अपनी प्रिपरेशन में। दे विल बी थिंग्स दैट विल वर्क फॉर यू, दे विल बी थिंग्स दैट माइट नॉट वर्क फॉर यू, बट मैं इस तरीके की चीज़ें बताता हूँ जो कि यूनिवर्सल होती है। आप उनको इंप्लीमेंट करिए प्रिपरेशन में। अगर आपको लग रहा है कि यस इट इज़ बेनिफिटिंग मी, डेफिनेटली प्रोसीड विद दैट। लेकिन यही है सारी चीज़ों के लिए, अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया का एडिक्ट बना देगा। और फिर जब आप खुद से प्रिपरेशन करने बैठोगे, देखो सेल्फ स्टडी इज़ मैंडेटरी। इंटरनेट, स्क्रीन, ये सब हटा दो, आपको खुद से कम 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पूरे दिन भर इंटरनेट में फंसे पड़े हो, टेलीग्राम से यूट्यूब, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से फिर व्हाट्सएप, तो यार फिर आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे। और खुद से जो इंसान नहीं पढ़ पाएगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फोकस आपको करना पड़ेगा, और फोकस तभी कर पाओगे जब थोड़ा सा आप रियल वर्ल्ड में खुद से चीज़ों को पढ़ रहे हो। तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए। यस, आप देखिए जो आपको पसंद है, जिनको भी आपको देखना पसंद है देखिए, जो भी उनके नोट्स हैं, प्लान्स हैं, डेफिनेटली गो थ्रू देम, बट ओनली इम्प्लीमेंट इफ़ इट सूट्स यू। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है तो ठीक है। अगर आपको लगता है ये चीज़ शायद वर्क ना करे, या फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, देन इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। और दैट्स ऑल व्हाट आई विल से। और अपने हार्ड वर्क पे थोड़ा ज़्यादा विश्वास करिए, क्योंकि इन दी एंड देखो एग्जाम निकलेगा खुद किताबें पढ़ के और खुद सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके। तो आई होप ये सारी जो मिस्टेक्स हैं इससे काफ़ी आपको मदद मिली होगी। एंड और भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बट ये 5 मेजर मिस्टेक्स हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। वीडियो एंड तक देखा होगा तो हार्ट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड आगे ही ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। विशिंग यू अ वेरी गुड अटेम्प्ट। थैंक यू।